नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। आज इस श्रृंखला में आज हम राव मालदेव के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राव मालदेव मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की खानवा में जब पराजय हुई और मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात राजस्थान के जो राजा थे वो और राज्य थे जो नेतृत्व विहीन हो चुके थे, और इसी परिस्थितियों में राजस्थान में मालदेव ने उन्हें संगठित कर मुस्लिम सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया। उसका प्रसिद्ध युद्ध है सुमेल का युद्ध शेरशाह के साथ, वो भी हम इसी श्रृंखला में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनके पिता जो थे राव गांगा, उनकी बात करेंगे। उनकी जो माता थी सिरोही की देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। गांगा के जीवन काल में ही जो मालदेव थे उन्होंने सोजत के युद्ध में विजय प्राप्त कर स्वयं को कुशल सेनापति प्रमाणित कर दिया था, और सेवकी के युद्ध में मालदेव ने अपनी वीरता से विजय श्री का वर्णन किया था। मारवाड़ की सेनाओं ने मालदेव के नेतृत्व में खानवा के युद्ध में भी जो भाग लिया था, और युद्ध में घायल राणा सांगा को मालदेव युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बचाकर ले जाने में सफल भी रहा था। अनेक इतिहासकार इन्हें पितृघाती या पितृहंता भी कहते हैं। कहा जाता है कि राव मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या कर दी थी। राज्याभिषेक की अगर हम बात करें तो 1531 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। राव गांगा की मृत्यु के पश्चात ये यहाँ के शासक बने। इस समय स्वतंत्र शासक बन चुके थे। अनेक क्षेत्रों में जो राठौड़ सामंत थे वो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, और इस समय राजारोहण के समय मालदेव के पास सिर्फ सोजत और जोधपुर का ही परगना था। ये राठौड़ सामंत मारवाड़ के शासक को अपना मुखिया मानकर उसे सम्मान देते थे और आवश्यकता होने पर सैनिक सहायता भी देते थे, लेकिन वे इसके लिए बाध्य नहीं थे। इसका कारण यह भी था कि उनके क्षेत्र उन्होंने अपने भुजबल से प्राप्त किए थे, अपने युद्धों के द्वारा प्राप्त किए थे। मारवाड़ में कुछ अन्य जातियों ने भी अधिकार कर रखा था, जैसे बिलाड़ा में सिरवी, भादराझुड़ में सिंगल, नागौर में मुस्लिम, फतेहपुर तथा झुंझुनू में कायम खानी और जालोर में बिहारी पठानों का शासन था। मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह उत्तरी भारत में राजपूत शक्ति की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हशमत वाला शासक कहा है। हशमत वाला शासक, फारसी इतिहासकारों द्वारा उन्हें हशमत वाला शासक के रूप में स्वीकार किया गया है। उत्तरी भारत की स्थिति इस समय कैसी थी? उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति ने मालदेव को अपनी विस्तारवादी नीति में सहयोग प्रदान किया। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं विलासी तथा अयोग्य था। वह इस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा अफगानों के नेता शेर खां सूर से उलझा हुआ था। खानवा युद्ध में पराजय तथा राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राजपूत राज्य नेतृत्व विहीन हो चुके थे और मेवाड़ में आंतरिक संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। आमेर के कछवा तथा बीकानेर के राठौड़ों में मालदेव की विस्तारवादी नीति को रोकने में सामर्थ्य नहीं था। इन अनुकूल परिस्थितियों में मालदेव ने राजस्थान में नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास किया। हम उसके राज्य विस्तार की चर्चा करेंगे। उक्त परिस्थितियों का लाभ उठाकर इसने विस्तारवादी नीति अपनाई, और अपनी विस्तारवादी नीति के तहत सबसे पहले उसने जैसलमेर में बाटी शासकों से फलोदी को प्राप्त किया, या फलोदी जैसलमेर में फलोदी को प्राप्त किया। दूसरा, 1535 में उसने नागौर को शासक दौलत खां को हराकर नागौर पर अधिकार कर लिया। सिरवियों को हराकर 1536 में उसने बिलाड़ा पर अधिकार कर लिया। 1538 में उसने सिवाना उस पर घेरा डाला, और वहाँ के शासक डूंगर सिंह को रसद समाप्त हो जाने के कारण किला छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार भादराजून तथा रायपुर की विजय। भादराजून पर सिंगल मीरा का शासन था। 1539 में मालदेव ने इस पर आक्रमण कर दिया था। मेड़ता का वीरमदेव उसके साथ था। वीरमदेव मारा गया और मालदेव ने रायपुर भी सिंगलों से छीन लिया। यहाँ पर फिर बाद में इसने जालोर विजय की। यहाँ का शासक जो था सिकंदर खां, और मालदेव ने बिलोचियों के आक्रमण के समय सिकंदर खां की सहायता की थी, लेकिन इस उपकार को भूलकर वह जोधपुर राज्य के जो क्षेत्र थे, जोधपुर राज्य के वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों पे उपद्रव करने लगा था। 1539 ईस्वी में राठौड़ बिंदा के नेतृत्व में सेना भेजकर मालदेव ने जालोर पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार जालोर पर भी मालदेव का अधिकार हो गया और राठौड़ बिंदा ने उसको जीत दिलाने में सहायता की।
अगली बात करेंगे हम मेवाड़ के क्षेत्रों की। मारवाड़ से मेवाड़ के क्षेत्रों पर प्रारंभ में मालदेव तथा मेवाड़ के शासक उदयपुर के जो उदय सिंह थे उनके बीच में मैत्री संबंध थे। नैणसी के ख्यात तथा वीर विनोद के अनुसार मालदेव ने उदय सिंह को बनवीर के विरुद्ध सहायता भी दी थी, लेकिन शक्तिशाली मेवाड़ मालदेव की महत्वाकांक्षा में बाधक था। मालदेव ने मेवाड़ की दुर्बलता का लाभ उठाकर जो आसपास के बदनौर थे, बिसलपुर थे, मदानिया, जाजपुर आदि परगनों पर अपना अधिकार कर लिया और इस प्रकार मेवाड़ को भी उसने जो उसका पहले मित्र था उसको अपना शत्रु बना लिया। नेक्स्ट उसने मेड़ता की विजय की। मेड़ता की नागौर के अंदर मेड़ता उसकी विजय। मेड़ता का शासक राव दूधा का पुत्र वीरमदेव था। राव गांगा के जीवन काल में ही एक हाथी को लेकर राजकुमार मालदेव तथा वीरमदेव के बीच में एक हाथी को लेकर ये ग्रंथ कहता है कि इन दोनों के बीच में शत्रुता हो चुकी थी। मालदेव के सिंहासन पर बैठते ही वीरमदेव ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मालदेव ने नागौर के खान पवारों तथा बर सिंह के पुत्रों को उकसाकर मेड़ता पर आक्रमण करवा दिया। वीरमदेव ने इसे पराजित कर खदेड़ दिया। यही नहीं, वीरमदेव ने अजमेर की बात करेंगे, अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। वीरम की इस सफलता से चिढ़कर मालदेव ने उससे अजमेर देने की मांग की, परंतु वीरम ने उसे स्वीकार नहीं किया। मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव अजमेर की ओर भाग गया। 1538 में मालदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया और उसकी सेना ने चाकसू, सांबर, लालसोट आदि परगनों पर भी अधिकार कर लिया। टोंक तथा डीडवाना पर भी राठौड़ों का अधिकार हो गया। वीरमदेव भागकर मलारना के थानेदार की सहायता से रणथंभौर के हाकिम से मिला, जिसने उसे शेरशाह सूरी की शरण में पहुंचा दिया। नेक्स्ट जो उसने राज्य विस्तार की योजना बनाई वह बीकानेर में बनाई। बीकानेर के जो संबंधी थे उसके शुरू से ही परिवार के लोग थे। प्रारंभिक विजयों से मालदेव को राजस्थान में सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। मालदेव ने अपनी लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वजातीय राठौड़ राज्यों को भी नहीं छोड़ा। मेड़ता के पश्चात उसने बीकानेर विजय का निश्चय किया। यहाँ का शासक जेतसी था। इस समय यहाँ का जो शासक था वो जेतसी और उसका बेटा था कल्याणमल। मालदेव ने 1541-42 में कुंपा के नेतृत्व में विशाल सेना बीकानेर विजय हेतु भेजी और इन दोनों के बीच में मालदेव और जेतसी के बीच में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, साहिबा का युद्ध। और इस साहिबा के युद्ध में जेतसी की हार हुई, वो विजय गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। इस सफलता से प्रसन्न होकर मालदेव ने कुंपा को डीडवाना की जागीर तथा बीकानेर की व्यवस्था दे दी। जेतसी का पुत्र कल्याणमल राज्य प्राप्ति हेतु शेरशाह की शरण में चला गया। यहाँ जो बीकानेर से जो जेतसी ने पहले ही भिजवा दिया था कल्याणमल को और वह बाद में शेरशाह के पास शरण लेने के लिए चला गया। तो उसने इस प्रकार अपने सजातीय जो भाई बंधु थे उसी को नाराज कर दिया। अब इन विजयों के फलस्वरूप एक तरह से उसने राजस्थान के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उसको जीतना शुरू कर दिया था और इस वजह से दिल्ली की सीमाएं मारवाड़ से टकराने लगी थी। इन विजयों के फलस्वरूप मालदेव का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की सीमाओं तक पहुंच गया था और राजस्थान में उसकी सर्वोच्च सत्ता की स्थापना हो चुकी थी, किंतु मालदेव में संगठनात्मक कौशल का अभाव था। उसके विरोधी कल्याणमल तथा वीरमदेव राज्य प्राप्ति हेतु शेरशाह की सहायता प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। हुमायूं से अगर उसके संबंधों की बात करें तो जिस समय राजस्थान में मालदेव अपनी सर्वोच्चता की स्थापना की ओर अग्रसर था, उसी समय दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। हुमायूं की विलासी तथा अदूरदर्शी नीतियों का लाभ उठाकर अफगान शेरशाह सूर के नेतृत्व में संगठित हो चुके थे। शेर खान ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को बुरी तरह से हराया। पराजित हुमायूं सिंध की ओर भाग निकला और शेरशाह ने एक सेना हुमायूं का पीछा करने के लिए भेजी। उसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अपना नियंत्रण स्थापित करने हेतु टुकड़ियां भेज दी। मालदेव कुशल राजनीतिज्ञ की भांति घटनाओं पर दृष्टि रखे हुए था। वह भली भांति जानता था कि शेरशाह इस समय मारवाड़ आने की स्थिति में नहीं है, जबकि उसके शत्रु वीरमदेव तथा कल्याणमल इसके लिए प्रयासरत थे। शेरशाह की सैनिक शक्ति इस समय बिखरी हुई थी। स्वयं शेरशाह दिल्ली, आगरा सुरक्षित छोड़कर बंगाल में व्यस्त था। इसका लाभ उठाकर मालदेव ने अपनी शक्ति संगठित करना प्रारंभ कर दिया।
मालदेव शेरशाह की बढ़ती शक्ति से आशंकित था। ऐसी स्थिति में मालदेव ने हुमायूं की सहायता करने का निश्चय किया। वास्तव में मालदेव शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की सहायता करके एक और शेरशाह की चुनौती थी उसे समाप्त करना चाहता था। दूसरी ओर वह हुमायूं के माध्यम से अपनी सर्वोच्चता का विस्तार उत्तरी भारत तक करना चाहता था। मालदेव ने जनवरी 1541 में बक्कर में हुमायूं के पास 20,000 सवारों की सहायता देने का निमंत्रण जो है उसको भिजवाया और इस समय तक हुमायूं के पास भी एक शक्तिशाली सेना थी। उसके भाई भी उसकी सहायता दे रहे थे, किंतु हुमायूं मालदेव के निमंत्रण का लाभ नहीं उठा पाया। वह इस समय ठट्टा के शासक की सहायता से गुजरात विजय की योजना बना रहा था, लेकिन ठट्टा के शासक ने उसकी सहायता नहीं की तथा उसकी स्थिति जो थी वो खराब होती चली गई। यही नहीं, हुमायूं ने 14 वर्षीय हमीदा बानो से निकाह कर लिया। इससे अप्रसन्न होकर उसके भाई हिंदाल तथा यादगार नासिर मिर्जा ने हुमायूं को सहायता देना भी बंद कर दिया। लेकिन हुमायूं की विलासिता में कोई भी कमी नहीं आई। जब हुमायूं को कहीं से सहायता मिलने की उम्मीद नहीं रही, आशा नहीं रही, तो उसे वापस मालदेव के निमंत्रण का स्मरण आया और मालदेव के निमंत्रण के लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात हुमायूं मई 1542 में कच्छ से चलकर फलोदी होते हुए जोधपुर से कुछ दूर जोगी तीर्थ पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने 3 व्यक्तियों को अतका खां, रायमल सोनी और मीर समंद को मालदेव के पास भेजा। मालदेव ने हुमायूं के पास एक ऊंट, बोझ, मोहरे, मेवा आदि भेजे तथा बीकानेर का परगना जागीर में देने का प्रस्ताव भेजा। हुमायूं के अधिकारियों ने लौटकर बताया कि मालदेव की नीयत अच्छी नहीं है तथा हमें वहां से वापस लौट जाना चाहिए। हुमायूं के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष जो उनका नाम था मुल्ला सुर्ख ने भी सूचना भिजवाई कि वह वापस लौट जाए, क्योंकि शेरशाह का दूत भी जोधपुर में है तथा मालदेव की नीयत उसे बंदी बनाने की है। ऐसी सूचनाएं मिलने पर हुमायूं वापस लौट चला, लेकिन अनेक कठिनाइयों के पश्चात 22 अगस्त 1542 में अमरकोट पहुंचा। मालदेव तथा शेरशाह के संबंधों की हम बात करेंगे। शेरशाह के हाथों हुमायूं की पराजय तथा पलायन के साथ ही मालदेव तथा शेरशाह के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ गई थी, उत्पन्न हो चुकी थी। जब मेड़ता का वीरमदेव तथा कल्याणमल शेरशाह की शरण में पहुंचे तो मालदेव ने शेरशाह के साथ संघर्ष अवश्यंभावी मान लिया था। वह हुमायूं के माध्यम से शेरशाह को दबोचना चाहता था, लेकिन हुमायूं के विलंब ने यह अवसर गंवा दिया। फिर भी मालदेव ने शेरशाह के दूत का पूर्ण सम्मान किया तथा हुमायूं को कोई सहायता नहीं दी। इसके बाद भी दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ता चला गया। इसके बहुत सारे कारण थे, हम अधिकतर इसके राजनीतिक कारण थे, कुछ इतिहासकार धार्मिक कारण भी बताते हैं, लेकिन जो दोनों के बीच में संघर्ष का मूल कारण जो था वो राजनीतिक था। इसमें दोनों की विस्तारवादी जो नीति है वो दोनों ही विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रहे थे। वो भी साम्राज्य विस्तार चाहता था और शेरशाह भी साम्राज्य विस्तार चाहता था। दूसरा, मालदेव की राज्य की सीमाएं दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को स्पर्श करने लगी थी और शेरशाह अपनी सीमाओं पर शक्तिशाली मारवाड़ राज्य को सुरक्षा के लिए खतरा मानता था। मालदेव न केवल राजस्थान का बल्कि उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह शेरशाह की भांति ही महत्वाकांक्षी भी था। वह कभी भी दिल्ली के लिए खतरा बन सकता था। हुमायूं को सहायता देने का जो उसका प्रयास था, मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने का जो दुस्साहस किया था, यही नहीं, उसने शेरशाह की इच्छानुसार उसे बंदी न बनाकर सुरक्षित निकल जाने दिया और इसी कारण शेरशाह मालदेव को दंडित करना चाहता था। मालदेव द्वारा निष्कासित मेड़ता का वीरमदेव तथा बीकानेर का कल्याणमल शेरशाह को उकसा रहे थे। शेरशाह राठौड़ों की इस फूट का लाभ उठाना चाहता था। इससे स्पष्ट है कि संघर्ष का जो मूल कारण था वो राजनीतिक ही था। उपरोक्त सभी कारणों तथा अनुकूल परिस्थितियां होने पर शेरशाह मालदेव पर तत्काल आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाया और मालदेव भी स्वतंत्र था। शेरशाह के पास 2 मार्ग थे। प्रथम वह जो है बीकानेर होके उस पर आक्रमण करे और दूसरा अजमेर तथा मेड़ता होकर, किंतु दोनों ही मार्गों पर राठौड़ों के मजबूत किले थे। अतः शेरशाह ने इससे बचते हुए नारनौल रीडवाड़ा होते हुए बाबरा जा पहुंचा। उसके साथ 80,000 सैनिक जो थे, शक्तिशाली तोपखाना था। उधर मालदेव भी 12 मील दूर जो है सुमेल गिरी में पहुंच गया। सुमेल का युद्ध जनवरी 1544। सुमेलगिरी वर्तमान में पाली जिले के निकट है। तो ये जो दोनों की सीमाएं थी वो यहाँ से यहाँ पे सुमेलगिरी का युद्ध यहाँ पे लड़ा हुआ।
सुमेलगिरी जनवरी 1544 में। इस प्रकार दोनों ही सेना यहाँ मालदेव की शक्तिशाली सेना देखकर शेरशाह चिंतित हो उठा। उसने शिविर के चारों ओर खाइयां खुदवाई तथा रेत के बोरों से किले बंदी करवा दी। यही नहीं, शेरशाह ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को अजमेर पर आक्रमण करने का दिखावा करने का आदेश दिया, ताकि या तो मालदेव अजमेर की रक्षा हेतु अपनी मोर्चाबंदी छोड़ दे या उस पर आक्रमण करे। लेकिन मालदेव अपने ही स्थान पर डटा रहा। फलतः शेरशाह की चाल विफल हो गई। दोनों ही सेनाएं अपने स्थान पर खड़ी रही। इस स्थिति में मालदेव को तो कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन बाद में शेरशाह की जो सेना थी शत्रु राज्य की सीमाओं में रसद तथा चारा जुटाने में बड़ी कठिनाई का सामना शेरशाह को करना पड़ रहा था। और शेरशाह ये जान चुका था कि सीधे युद्ध में मालदेव को हराना कठिन है। अतः उसने एक कुटिल नीति का अनुसरण किया। उसने वीरमदेव के माध्यम से राठौड़ सेनापति जेता और कुंपा के पास 20-20 हजार रुपये भिजवाए और उसने इस प्रकार छल कपट की नीति का प्रयोग किया तथा उससे कंबल एवं सिरोही की तलवारें खरीदने का अनुरोध किया। नैणसी के अनुसार इसके बाद मालदेव के पास ये सूचना भिजवाई गई कि उसके सेनापति शत्रु से मिले हुए हैं। जबकि मुंशी देवी प्रसाद के राव मालदेव चरित्र के अनुसार जब शेरशाह मालदेव की शक्ति को देखकर पीछे हटने की योजना बना रहा था, तब वीरमदेव ने उसे भरोसा दिलाया कि वह छल कपट द्वारा मालदेव को पीछे हटने को विवश कर देगा। वीरमदेव ने 100 जाली पत्र तैयार करवाकर उन्हें ढालों में सिलवा दिया। उसने इन ढालों को मालदेव के सामंतों के हाथों बिकवा दिया। तत्पश्चात वीरमदेव ने मालदेव के पास सूचना भिजवा दी कि सामंत शेर सिंह से मिले हुए हैं, शेरशाह से मिले हुए हैं। मालदेव द्वारा जांच करवाने पर रुपये तथा पत्र बरामद हो गए और मालदेव के उसके सामंतों ने काफ़ी समझाने के बाद भी उसके मन में संदेह घर कर गया। उसने युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने का निश्चय कर लिया। ऐसी स्थिति में मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा ने स्वयं पर लगे कलंक को अपने रक्त से धोने का निर्णय कर लिया और जेता और कुंपा ने रात्रि में शेरशाह पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मालदेव अपनी मुख्य सेना के साथ पीछे हट गया। जेता तथा कुंपा के साथ मात्र 12,000 सैनिक थे। शेरशाह को मालदेव के पीछे हटने तथा राजपूतों की आपसी फूट की सूचना मिल चुकी थी और सतर्क शेरशाह ने अपना शिविर 7 मील पीछे हटा लिया। राठौड़ सेना रात्रि के अंधकार में मार्ग भटक गई। जब ये सेना शेरशाह के पड़ाव के निकट पहुंची तब तक सवेरा हो चुका था। राजपूतों ने प्रबल वेग से आक्रमण किया। शेरशाह की सेना के पैर उखड़ने लगे। शेरशाह की विजय छोड़कर क्षेत्र में ही नमाज पढ़ने लग गया था, किंतु उसी समय उसका सेनापति जलाल खां जलवानी अपनी सेना सहित वहां पे पहुंच गया सहायता हेतु। राठौड़ सैनिक दोनों ओर से घिर गए। संख्या में कम होने पर भी वह अंतिम समय तक लड़ते रहे। राठौड़ों की वीरता को देखकर शेरशाह के मुंह से निकल पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। वास्तव में यदि मालदेव ने संपूर्ण सेना के साथ योजना पूर्वक युद्ध किया होता तो परिणाम कुछ और ही होता। वह शेरशाह इस युद्ध में कभी जीत नहीं पाता, लेकिन राजपूतों की आपसी फूट ने शेरशाह को विजय बना दिया। सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 को लड़ा गया। इसमें राठौड़ों की पराजय हुई और राठौड़ों की पराजय का अगर मूल कारण हम माने तो मालदेव द्वारा अपनी सेना सहित पीछे हटना था। शेष बचे 12,000 राठौड़ों की सेना द्वारा शेरशाह जैसे कुशल सेनापति के अधीन लड़ रही 80,000 सेना को हरा पाना दुष्कर जो कार्य था। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसने मेड़ता पर अधिकार करके वीरमदेव को सत्तासीन किया तथा बीकानेर कल्याणमल को सौंप दिया। इसके बाद वह नागौर होते हुए जोधपुर की ओर बढ़ा। मालदेव सिवाना के पर्वतीय क्षेत्र में चला गया और जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गया। मालदेव द्वारा मारवाड़ की पुनर्विजय। शेरशाह ने लौटने से पूर्व अपने मारवाड़ में थाने बिठा दिए थे। शेरशाह की जैसे ही मृत्यु की सूचना मिली, मालदेव ने अफगानों को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया और 1546 में उसने वापस जोधपुर पर अधिकार कर लिया और 1552-53 में संघर्ष के पश्चात जैसलमेर ने भी उसकी अधीनता मान ली। 1558 में जालोर को मारवाड़ में पुनः सम्मिलित किया गया, किंतु 1553 में उसे मेड़ता पर आक्रमण में पराजय का मुंह देखना पड़ा। शेरशाह ने अजमेर में हाजी खां को सूबेदार नियुक्त किया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद जब हुमायूं ने पुनः दिल्ली आगरा पर अपना अधिकार कर लिया, तब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने हाजी खां को हराकर अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद मेवाड़ से संबंध बिगड़ने पर हाजी खां ने मालदेव की अधीनता स्वीकार कर सहायता की प्रार्थना की। मालदेव तथा हाजी खां ने मेवाड़ की सेना को पराजित कर खदेड़ दिया।
1557 में मेड़ता भी मालदीव के अधिकार में आ गया। इस प्रकार मालदीव ने संपूर्ण मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। मालदीव तथा अकबर के जो संबंध थे, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। 1557 में उसने हाजी खां से अजमेर छीनने के लिए एक सेना भेजी, जो अजमेर का शासक था। हाजी खां भागकर जेतारण पर चला गया। पीछा करती हुई मुगल सेना ने अजमेर तथा जेतारण पर अधिकार कर लिया। मालदीव द्वारा मेड़ता से निकाले गए जयमल राठौड़ ने अकबर से मेड़ता वापस दिलाने की मांग की। उसकी प्रार्थना पर अकबर ने अजमेर के सूबेदार शरफुद्दीन मिर्जा के अधीन एक सेना भेज दी। मेड़ता पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर ने इसे पुनः जयमल को दे दिया और 7 नवंबर 1562 को मालदीव की मृत्यु हो गई। मालदीव का मूल्यांकन अगर हम करें तो राजस्थान के इतिहास में 16वीं सदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सदी में राजस्थान से दिल्ली का आधिपत्य समाप्त हो चुका था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों ने उत्तरी भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु खानवा के युद्ध में पराजय ने उनके जो स्वप्न थे हिंदू राज्य के, वो चकनाचूर कर दिए। इससे उत्पन्न शक्ति शून्यता को समाप्त कर मालदीव ने राणा सांगा के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। छोटे से राज्य को मालदीव ने विशाल एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। उसके राज्य में 58 परगने थे और उसने कम से कम 52 युद्धों में जो 52 युद्ध लड़े थे और 52 जो युद्ध थे उसमें विजय प्राप्त की थी। वह एक कुशल सेनापति था। सुमेल युद्ध के अलावा वो किसी भी क्षेत्र से उसने पलायन नहीं किया था। साथ ही साथ कुशल कूटनीतिज्ञ था। मालदीव ने शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं को सहायता का नियंत्रण भेजा, लेकिन जब हुमायूं के अनावश्यक विलंब के कारण स्थिति बदल गई तो उसने जोधपुर आए हुए हुमायूं की सहायता न करके सुरक्षित निकल जाने का भी प्रयत्न किया। वह साहित्य का भी संरक्षक था। मालदीव साहित्यकारों, कवियों, चारणों का संरक्षक था। उसके राज्यकाल में आसिया के दोहे, आशा बहारट के गीत, ईसरदास के मोरठे और रतन सिंह की वेली, जिन रात्रि कथा आदि कई महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत भाषा में लघु स्तंभ राज की रचना हुई। महान निर्माता जो मालदीव थे, महान निर्माता थे। मालदीव कालीन स्थापत्य पर कुंभा कालीन स्थापत्य था। मुस्लिम स्थापत्य शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मालदीव ने जोधपुर, फलोदी, पोखरण, रायपुर, मेड़ता, सिवाना, अजमेर, बीकानेर के परकोटे तथा किलों का निर्माण कराया। उसने अनेक मंदिर, छतरियां, ताल आदि का निर्माण करवाया। उपरोक्त गुणों के बाद भी मालदीव के व्यक्तिगत चरित्र में अनेक अवगुण थे। उसने राज्य लिप्सा में अपने स्वजातीय राठौड़ बंधुओं का भी राज्य छीन लिया था। वह हठी तथा क्रोधी था और उसकी चारित्रिक कमी के कारण उसकी जो रानी थी उमादे, उसने जीवन भर वो रूठी रही। जैसलमेर की रानी उमादे वो कभी भी जोधपुर नहीं गई और वह जीवन भर उससे रूठी रही। फिर भी मालदीव तत्कालीन शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक था। चारणों ने उसे हिंदू बादशाह कहा है और जो अबुल फजल था उसने आईने अकबरी में अकबरनामा में मालदीव की बुरी बुरी प्रशंसा की है। और अगले वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास के और विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।